जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम संधि पढ़ेंगे अनुस्वार संधि और उसके साथ में हम अनुस्वार पर सवर्ण भी पढ़ेंगे। दोनों ऐसी संधियां हैं दोस्तों जो देखने में बहुत आसान लगने वाली है, लेकिन आप यहाँ कहाँ गलती कर बैठते हैं, हम उन बातों की यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, पहली हमारी जो संधि है आज वो है अनुस्वार। कौन सी संधि है? अनुस्वार। किसे कहते हैं अनुस्वार? अनुस्वार का मतलब है ऊपर बिंदी लग जाना। अनुस्वार संधि की हम बात करें दोस्तों, तो इसके लिए जो मुख्य सूत्र है इसका वो है मौनुस्वार। मौनुस्वार क्या सूत्र है इसका? मौनुस्वार। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अनुस्वार। बहुत सिंपल सूत्र है, बहुत सरल तरीके से अपनी बात कह रहा है। सूत्र क्या कह रहा है कि मैं के बाद में अगर कोई हल वर्ण आता है, मैं के बाद में अगर कोई हल वर्ण आता है तो ये मैं क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। कैसे? उदाहरण से हम इसको समझते हैं। हमने उदाहरण लिया दोस्तों, हरिम वंदे। हरिम वंदे प्लस के निशान से पहले मैं आ रहा है, बिल्कुल, और बाद में क्या आ रहा है? व। ये क्या है? एक हल प्रत्याहार के वर्णों में आ रहा है, यानी कि व्यंजन है। हल का मतलब क्या होता है? सभी व्यंजन। ये हल प्रत्याहार में आते हैं, तो ये हल प्रत्याहार का वर्ण है, व्यंजन है। इसीलिए इस मैं को हम क्या बना देंगे? इसके ऊपर ले जाएंगे और क्या लिखेंगे? हरि, और मैं को ऊपर ले जाएंगे तो यहां लग जाएगा, और आगे वंदे, हरिम वंदे। हो गया। और भी हम इसके उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिखा धर्मम चर। यहां मैं है और बाद में एक हल प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, इसीलिए इस मैं को हम क्या बना देंगे? अनुस्वार बना देंगे, ऊपर ले जाएंगे, क्या लिखेंगे? धर्मम चर। हो रहा है? ये बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस थी। बिल्कुल हम वाक्य में लिखते हैं तो वाक्य के लोग भी समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा रामम पठति, तो यहाँ मैं जो है ये सिंपल तरीके से समझो, मैं यहाँ आ रहा है और इसके आगे जो वर्ण है वो एक व्यंजन है, इसीलिए हम लिखेंगे तो सही रूप क्या होगा? ये मैं ऊपर जाना चाहिए, रामम पठति। ये इस तरीके से होना चाहिए। ये था इसका बिल्कुल सिंपल वाला सूत्र। अब चलते हैं इसके जो विशिष्ट सूत्र हैं, जो इससे आगे भी कुछ बातें कहते हैं। वो कह रहे हैं नस्य पदांतात झलि। क्या कह रहे हैं? नस्त पदांतात झलि, यानी कि ने, यहां से ने लिया है और चे से मतलब है पहले वाले वर्ण, यानी मैं की भी यहां बात की है। ने और मैं के बाद में क्या हो? ये कहां होना चाहिए? अपदांत। अपदांत में क्या होना चाहिए? ने और मैं को होना चाहिए। उसके बाद में अगर झल प्रत्याहार का कोई सा भी वर्ण आता है तो ये ने और मैं भी क्या बन जाएंगे? अनुस्वार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अनुस्वार हो जाएंगे। अपदांत से क्या मतलब है? अब यहां पहले जो बात थी, जैसे हमने लिखा था रामम पठति, ये रामम जो है एक पद है पूरा, और ये जो सूत्र है नस्य पदांता झलि, ये अपदांत में कार्य करता है, यानी पद के बीच में कार्य करता है। पद का अंत हो गया जो एक अपने आप में सार्थक
वर्ण समूह है उसको पद कहेंगे। लेकिन ये कहाँ काम करता है, ये काम करता है पद के बीच में। कैसे काम करता है, एक उदाहरण से इसको हम बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। जैसे हमने लिखा हिंसक, क्या लिखा हमने, हिंसक। यहां आप देख रहे हैं हिन अपने आप में कोई पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा है, इसके अंत में है न और बाद में आ रहा है से। यहां स्थिति से रूबरू हूं। पहली बात तो जो हिन है ये अपदांत है और अपदांत के बाद में ये क्या है, न आ रहा है। न और में से दोनों में से एक है। और बाद में क्या आ रहा है, से, जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसीलिए ये जो न है उसको आप क्या बना देंगे, अनुस्वार बनाएंगे। क्या बनाओगे इसको, जो न था उसको ऊपर लिख दोगे और ये हो जाएगा हिंसकः। क्या बन गया, हिंसकः। ध्यान रखें दोस्तों, यहां जो कार्य होगा वो पदांत में नहीं होगा, वो पद के बीच में होने पर कार्य करता है। पद के अंत में तो कौन कार्य कर देता है, मौनुस्वार सूत्र से हो जाएगा। पद के बीच में जो कार्य होना है वो किस सूत्र से हो रहा है, हम और उदाहरण से इसको समझते हैं। हम लेते हैं एक और उदाहरण। हमने लिया यशांसी, हमने उदाहरण लिया यशांसी। परीक्षा में आवश्यक नहीं है कि आपसे विग्रह वाक्यों को समस्त ही करवाया जाए, विग्रह पदों को समस्त ही करवाया जाए। ऐसा भी हो सकता है कि समस्त पदों का विग्रह भी करवाया जा सकता है। यहां आपको सबसे पहले इसको तोड़ना होगा कि इसमें अलग कहां से हो रहा है, टूट क्या रहा है। तो इसमें है दोस्तों यशान और सी। यहां पहले न है जो कि अपदांत है और बाद में आ रहा है से, जो कि झल प्रत्याहार का एक वर्ण है। इसीलिए ये जो न है ये ऊपर चले गया और इसको हमने लिखा यशांसी। क्या लिखा हमने, यशांसी। हो गया। अब हम इसके और उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है दोस्तों इसमें नम धन क्षति। बहुत ही अहम उदाहरण है दोस्तों नम क्षति। देखो दोस्तों यहां पहले क्या आ रहा है, मैं, नम अपदांत है, पूरा पद नहीं है। पूरा ये किसी के साथ में इसकी पूरा पद बनने के बाद में होता है और इसके अंत में आ रहा है मैं और बाद में है से, जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है। इसीलिए ये जो मैं है ये अनुस्वार बन जाएगा और ये लिखा जाएगा नंशति। क्या रूप होगा, नंशति। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण है दोस्तों, जैसे मनांसी, श्रेयांसी। ये वो उदाहरण है दोस्तों जो अपने आप में बहुत ही महत्व रखते हैं। ठीक है। एक उदाहरण है हंस से सी लगा करके बना हंसी, हंस की पत्नी हंसी। यहां भी ये जो न है इसके बाद में से आ रहा है, इसीलिए न ऊपर चले गए और ये लिखा जाएगा हंसी। यहां मनांसी, श्रेयांसी उसी तरीके से है जैसे हमने यशांसी पढ़ा है। तो ये दोस्तों इस सूत्र से होने वाले कार्य हैं। अब देखो यहां आपको ध्यान रखना है, अगर आपको परीक्षा में ये हंसी पद दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें किस सूत्र से अनुस्वार संधि हुई है, या ये भी कहा जा सकता है इसमें कौन सी संधि, इसमें जो अनुस्वार संधि है वो के सूत्रेण अभवत्। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ ये कार्य जो बिंदी है ये पद के बीच में लगी हुई है। ऐसा तो नहीं पद के लास्ट में इसके बाद में कोई पद नहीं है, पद के बीच में है। इसीलिए ध्यान रखें यहाँ पद के बीच में हुआ ये कार्य, ये नस्य पदांता झली सूत्र से हुआ है, मौनुस्वार सूत्र से नहीं हुआ। मौनुस्वार सूत्र है वो पदांत में कार्य करता है। अगर पद के अंत में मैं हो तो मौनुस्वार सूत्र काम करता है, पद के बीच में न और मैं दोनों में से कोई सा आ जाए और बाद में झल हो तो नस्य पदांता झली सूत्र कार्य करता है। एक और जो सूत्र है वो इसी अनुस्वार संधि से जुड़ा हुआ है दोस्तों। उससे एक महत्वपूर्ण उदाहरण जो परीक्षा में पूछा भी जाता है
वो बनता है। हम उसको भी जरूर यहां सूत्र है मोराजिसम को, क्या सूत्र है? मोराजिसम को। क्या कहता है सूत्र? ये सूत्र कह रहा है कि अगर सम कोई पद सम अगर पहले है, जैसे कि हमने लिखा सम पहले है और उसके बाद में क्या आना चाहिए? अगर इसके बाद में राज शब्द से जुड़ा हुआ कोई सा भी पद आता है राज, लेकिन वो राज शब्द कैसा होना चाहिए? उसके अंदर क्विप प्रत्यय लगा होना चाहिए। क्विप प्रत्यय लगा हुआ अगर राज शब्द सम के बाद में आता है तो यहां पर कौन सी संधि करोगे आप? अनुस्वार संधि का कार्य ही करोगे। एक उदाहरण से इसको समझते हैं दोस्तों। तो यहां ये जो मैं है इसको क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। देखो दोस्तों, एक उदाहरण से इसको समझते हैं। हमने लिया सम धन राट। क्या उदाहरण लिया आपने? सम धन राट। प्लस के निशान से पहले आप देखो यहां मैं है और बाद में आ रहा है राट, जो कि राज शब्द का ही रूप है और क्विप प्रत्यांत है। क्विप प्रत्यांत होने के कारण हम यहां जो मैं है इसको क्या कर देंगे? मैं को ऊपर ले जाएंगे और ये हो जाएगा सम्राट। ये मैं आधा था और इसके अंदर रे हमने यहां जोड़ा है तो ये बन गया सम्राट। यहां जो मैं है ये ऊपर नहीं जाएगा, यहां बाकी कार्यों से विपरीत कार्य हो रहा है। जबकि होना क्या चाहिए था कि मैं के बाद में अगर कोई भी क्या आ रहा है? व्यंजन अगर आ रहा है तो मैं को नीचे रहना है, लेकिन मैं को ऊपर चले जाना है, लेकिन यहां उसके विपरीत कार्य हुआ है और मैं ऊपर न जाकर के यानी इस तरीके से न बन करके और ये नीचे लिखा गया है और बना है सम्राट। ये था दोस्तों। हम एक इससे जुड़ा और भी उदाहरण यहां प्रयोग में लेते हैं, जैसे समराज। देखो दोस्तों, यहां पहले मैं है और बाद में रे आ रहा है, तो नियम से तो क्या होना चाहिए था? बाद में रे आ रहा है, इसलिए नियम से तो क्या कार्य होना था कि यहाँ ये जो मैं है ये ऊपर चले जाना था। क्यों चले जाना था ऊपर? क्योंकि बाद में कोई व्यंजन आ रहा है। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बाद में जो राज शब्द है वो क्विप प्रत्यांत है, इसीलिए इसको हमने ऊपर न ले जा करके और इसको नीचे रखेंगे। सम्राज है, इस तरीके का सम्राट, सम्राज्ञी ऐसे जो पद बनते हैं वो इसी नियम से कार्य करते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा भी गया है, जैसे मैंने लिखा था यहाँ सम्राट पद। सम्राट पद में संधि कौन सी है ये भी पूछा गया है। तो संधि का नाम आपको ध्यान होना चाहिए, अनुस्वार संधि है। किस सूत्र से है तो वो आपको ध्यान रखना है। मोराजिसम को सूत्र जो है इससे कार्य हुआ है। मैं के बाद में अगर राज पद आ रहा है और वो कौन सा होना चाहिए? क्विप प्रत्यांत अगर है तो वहां सम्राट में मैं वो ऊपर न जाकर के नीचे रहेगा। तो ये थी दोस्तों अनुस्वार संधि। अब हम इसका जो एक और जो रूप है जो आगे हम पढ़ेंगे इसके साथ ही, वो है अनुस्वार का परसवर्ण हो जाना। उसके बाद में आप ये जान पाओगे कि दोनों संधियों के होने के बाद किन वर्णों के होने पर ही अनुस्वार जो है वो बनता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगली संधि की, जिसका नाम है अनुस्वार परसवर्ण। अनुस्वार परसवर्ण संधि ये हमारी जो अंतिम संधि थी अनुस्वार, उसमें कुछ नियमों को रोकती है। कौन से नियमों को रोकती है? जो हमारा अंतिम सूत्र था नस्य पदांता झली, उसके कार्य को सीमित करने का कार्य करती है। तो दोस्तों समझते हैं इसको। इसका सूत्र है अनुस्वारस्य
यही पर सवर्ण। क्या सूत्र है? अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण। क्या कह रहा है सूत्र? ये कह रहा है कि अपदांत अनुस्वार, पदांत में अनुस्वार होगा तो उसको तो हम पदांत में अगर कोई भी वह है तो उसको तो हम अनुस्वार बनाते हैं। लेकिन ये कह रहा है पदांत में अगर कोई अनुस्वार आ रहा है, अनुस्वार मतलब ऊपर चले जाना, वर्ण का ऊपर चले जाना। अगर पदांत में अनुस्वार है और उसके बाद में ये प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ रहा है तो ये अनुस्वार वापस क्या हो जाएगा? पर सवर्ण हो जाएगा। अनुस्वार मतलब ऊपर बिंदी के रूप में बैठ चुका है, वो वापस नीचे उतर जाएगा। है? ये राजा को रंक बनाने का कार्य कर रहा है मानो। देखो दोस्तों, एक उदाहरण से पहले हम इसको समझते हैं, उसके बाद में हम चलते हैं कि किस सूत्र को रोक रहा है, किस सूत्र का बाद कर रहा है। जैसे हमने लिया कुन थिता, ठीक है। अब यहां अनुस्वार लगा हुआ है, अनुस्वार बना हुआ है। ये जो अनुस्वार है इसके बाद में क्या आ रहा है? यह प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। यह प्रत्याहार का मतलब है सभी वर्ग, सभी वर्ग क च ट त प, पांचों वर्ग, और उसके अलावा कौन से वर्ण आएंगे? य व र और ल। ये चारों वर्ण भी इसमें आते हैं, सभी वर्गों के वर्ण, और इसके अलावा ये चारों जो व्यंजन है वो आते हैं यह प्रत्याहार में। अब यहां आप देख रहे हैं कि ये वर्गीय व्यंजन में आ जाता है ठे। अगर ऐसा है तो ये जो मैं है वो नीचे आ जाएगा और किसके अनुरूप आएगा? जिस वर्ण का ये ठे किस वर्ण का है? कौन से वर्ण का है ये ठे? ये जो ठे है ये टे वर्ग का वर्ण है। तो इस वर्ग का अंतिम वर्ण क्या होगा? तो आप जानते हैं टे, ठे, डे, ढे, अणे। ये टे वर्ग का वर्ण है। तो ये जो ऊपर वाला जो अनुस्वार है वो किस में बदलेगा? इस वर्ग के अंतिम वर्ण में, जो कि क्या है? णे। और क्या लिखोगे आप इसको? कु आदर णे हो जाएगा। ठीक, कुंठितः। अब आप सोच रहे होंगे सर, अब हमने अभी पहले पढ़ा था जो नस्य पदांता झली सूत्र है वो तो इसको ऊपर ले जाने का कार्य कर रहा है, और आप जो है अब इस सूत्र से इसको वापस नीचे ला रहे हो, ऐसा क्यों? तो दोस्तों, जो नस्य पदांता झली सूत्र जो था, ये जो सूत्र था ये सूत्र पहले था, और यही परसवर्ण जो सूत्र है ये इसके बाद का सूत्र है। पाणिनि अष्टाध्यायी में उत्तरोत्तर बलीयस्य वाला नियम है, जो सूत्र बाद में लिखा गया है वो पहले वाले से बलवान रहेगा, तो पहले वाले के कार्यों को रोक सकता है। ये नस्य पदांता झली जो सूत्र था ये कह रहा था कि अगर ने के बाद में और मैं के बाद में अपदांत ने और मैं के बाद में अगर क्या आ जाता है? नस्य पदांता झली, झल प्रत्याहार का कोई सा वर्ण आता है तो ये इसको ऊपर ले जाता था, ठीक है। और ये सूत्र क्या कह रहा है? ये वापस नीचे लाने का कार्य कर रहा है। तो अब आपको दोस्तों एक चीज यहां समझनी होगी कि झल और यह प्रत्याहार में क्या अंतर है, वो यहां समझना बहुत आवश्यक है। देखो, झल प्रत्याहार जो है उसमें वर्ण आते हैं वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण, ठीक है, और उसके अलावा तीनों सकार और है। झल प्रत्याहार में तीनों सकार और झ जो है ये इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें यह प्रत्याहार की तो इसमें कौन से आते हैं? सभी वर्गों के व्यंजन, सभी वर्गों से मतलब है क ट च त प, पांचों जो वर्ग हैं उनके व्यंजन होंगे। उसके अलावा यहाँ होंगे य व और
हय रे और ल, ये इसमें आ जाते हैं। अब दोस्तों आप ये देख लो, ये तो था नस्य पदांत वर्ण और ये है अनुस्वार में। तो आप ये देख लो, इनको छोड़ इन वर्णों में से कौन से वर्ण यहाँ बचते हैं, वहीं पर नस्य पदांता झली सूत्र कार्य करेगा। तो आप देख रहे हैं कि चारों वर्गीय व्यंजन हैं वो तो इसमें आ रहे हैं, यानी कि यहाँ तो नहीं होगा। हमने जो प्रयोग करे वहां भी इस बात का ध्यान रखा है। उसके अलावा ये जो तीनों सकार और है हैं वो इसमें नहीं आ रहे ना, यानी कि सीधी सी बात है, नस्य पदांता झली जो सूत्र है वो तभी कार्य करेगा। हमने यहाँ लिखा था कि कोई सा भी झय वर्ण का कोई सा वर्ण आ जाए, लेकिन सब में काम नहीं करेगा, क्योंकि ये जो यही परसवर्ण वाला है वो लिमिट कर देगा। कहाँ काम करेगा, ये सिर्फ काम करेगा, जैसे मैंने लिखा था यसान सी, यानी कि से लिखा है मैंने, तभी ये ऊपर गया है। यानी आप एक बात का ध्यान रखें, नस्य पदांता झली जो सूत्र है वो सिर्फ तब काम करता है, हम इसकी ये डेफिनेशन भी कर सकते हैं, एफ पदांत में क्या हो, न और मैं हो, और उसके बाद में अगर तीनों सकार और है होगा तभी ये इनको अनुस्वार बनाएगा। कौन सा सूत्र, ये सूत्र। ये जो सूत्र है वो इन्हीं परिस्थितियों में कार्य करेगा, नहीं तो ये जो बाद वाला सूत्र है ना, ये अनुस्वार से यही परसवर्ण है, ये उनको परसवर्ण करने का कार्य कर देगा। तो आपने समझा दोस्तों, ये लिमिट बताने वाला है कि जो काम आप नस्य पदांता झली सूत्र से कर रहे हैं वो तब करोगे जब सामने तीनों सकार्य है। अगर ये चार वर्ण है तभी नस्य पदांता झली सूत्र से आपको संधि करनी है, नहीं तो आपकी ये संधि वापस उनको करे हुए को वापस नीचे ले। हम और उदाहरणों से इसको समझते हैं। जैसे हमने लिखा गुम्फित, गुम्फित में यहां अनुस्वार था, लेकिन बाद में क्या आ गया, है, जो कि यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए यह लिखा है, यही अनुस्वार के बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए जो अनुस्वार है वो बदलेगा किसमें, अनुस्वार, अनुस्वार बदलेगा बाद वाले वर्ण के पंचम वर्ण में। और बाद वाला वर्ण क्या है, इसका पंचम क्या होगा, है की लाइन का अंतिम वर्ण क्या होता है, मैं, तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये गुम्फित, क्या बनेगा, गुम्फित। और उदाहरण हम यहां लेते हैं, जैसे हमने लिखा कम ठ, यहां अनुस्वार है और बाद में है ठ, ये प्रत्याहार का वर्ण है, इसीलिए ये जो अनुस्वार था ये इस वर्ग का अंतिम हो जाएगा और ये बन जाएगा कंठः। समझ में आ रहा है। इसी तरीके से हम और भी महत्वपूर्ण उदाहरणों को यहां समझ सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे यहां लिखा हुआ है कित, प्लस के निशान से पहले यहां अनुस्वार आपको दिख रहा है और बाद में क्या आ रहा है, क है, जो कि इस यह प्रत्याहार का वर्ण है। इसी कारण से ये जो ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है इसको क वर्ग का अंतिम, अब क वर्ग का अंतिम क्या होगा, न, यानी कि क्या बन जाएगा, ये वाला न, और नीचे क लगा दो, इसको आगे भी लिख सकते हो अंकितः। इसी तरीके से सं का, सम ऊपर जो इस तरीके से लिखा हुआ है सम का, ये मैं के बाद में क होने के कारण क यह प्रत्याहार का वर्ण है। यानी कि ये ध्यान रखना है कि ये जो अनुस्वार से यही परसवर्ण सूत्र है, ये नस्य पदांता जो सूत्र है झली, उसकी लिमिट बताता है, उसके कार्य को रोक देता है। कि पहले तो हमने कह दिया था, जैसे कहा जाए कि हम हमारी कोई बात हमने कह दी और बाद में जाकर के नहीं ये बात नहीं, हमारी तो बात इतनी की हुई थी, वही बात यहाँ करता है। पहले हम कह रहे थे झल, बाद में हो, तब ये न और मैं को ऊपर ले जाता है, कौन, नस्य पदांता झली सूत्र। लेकिन बाद में हमने कह दिया नहीं, इतना नहीं चलेगा, इतनी लिमिट हम
आपकी नहीं बढ़ा सकते, इतना हम आपको खुला नहीं रख सकते। हम कह रहे हैं कि सिर्फ आप बाद में तीनों सकार और है के रहने पर ही ये काम कर सकते हो, इनको ऊपर ले जाने। ठीक है, तो ये अनुस्वार यही प्रसवर्ण सूत्र जो है वो आपकी लिमिट बताता है। और इसी